हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में हेनरी लॉ और रॉल्ट लॉ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे उस वीडियो को जाकर देख सकता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक, प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताऊं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होमोजीनियस सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं केवल और केवल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर। किस पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की कितनी मात्रा है। और ये प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नेचर पर कतई डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, वो किस नेचर का है, उसको सॉल्वेंट में किस तरीके से डाला गया है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करती। हाँ, एक चीज़ और है जो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को दर्शाती है, जो कि है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट जरूर जो है अफेक्ट करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो आइए इसको लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होमोजीनियस सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी हैं जो कि डिपेंड्स करती हैं केवल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर। किस पर डिपेंड करती हैं? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट की मात्रा पर डिपेंड करती हैं, ना कि उसके नेचर पर। तो मैं लिख सकता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर एनी होमोजीनियस सॉल्यूशन, फॉर एनी होमोजीनियस सॉल्यूशन are those which only depends, किस पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, ना कि उसके नेचर पर। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। क्या थी? कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी लिख दिया मैंने, सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने जाना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी भी होमोजीनियस सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती हैं जो कि केवल और केवल डिपेंड करती हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा पर, कि सॉल्यूट कितने मात्रा में सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, ना कि उस सॉल्यूट के नेचर पर, ठीक है। तो अब जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कितने प्रकार की हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो 4 प्रकार की हैं। आपको बता दूँ, लिख भी देता हूँ मैं। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं अपने लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुका हूं और इसके को मैं समझा भी चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर किसी को कोई डाउट हो स्टूडेंट्स को, तो वो मेरे लास्ट वीडियो को जाकर देख सकता है रॉल्ट लॉ के बारे में। उसी में मैंने इसके बारे में पूरी डिस्कशन किया हुआ है और पूरा फॉर्मूला इसका एक्सप्लेन भी किया था। जो फॉर्मूला निकल के आता था इसका, वो क्या था? वो फॉर्मूला निकल के आता था डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला जो है निकल के आता था, ठीक है। अगर हमें जो है मास ऑफ सॉल्यूट निकालना, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना था, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता था एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला आता था।
ठीक है, और इंटू RLV2 इंटू RLBP, यानी कि इन दोनों का रेशियो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो आप मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है मैंने अच्छी तरीके से उसमें डिस्कशन किया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हैं। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दूसरा हो गया। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सी है स्टूडेंट्स? वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए एक एक करके इन टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मैं अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका था। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको हेडिंग बनाते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एलिवेशन का मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना, यानी कि बढ़ जाना। और किसका बढ़ जाना होगा यहाँ पे? इसका यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो डिपेंड करेगी पूरी की पूरी किस पर? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात हमारे पास जो है वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, किसे हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि नाम ही है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर जब लगता है तब जाके कोई चीज़ जो है वो बॉयल होती है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बताएगा आपको टेम्परेचर के बारे में, लेकिन वो टेम्परेचर कौन सा है जानते हैं? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure, यानी कि किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट वो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर जाकर लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में अगर बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm। क्या है? 1 atm, यानी कि जब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पहुंचने के बाद लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है, यानी कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm पर, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं उसको? हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो ऐड कर देंगे। क्या करना होगा हमें? सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या चेंज आएगा, ये हमें पता करना है। देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं इसको कि एक कोई क्लोज कंटेनर था जिसमें एक प्योर सॉल्वेंट ए भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? प्योर सॉल्वेंट ए। ठीक है, और इतना भरा हुआ था ये इस लेवल तक। तो यहाँ पर उसके मॉलिक्यूल भी होंगे उस ए के, और नीचे से टेम्परेचर देने पर ये क्या क्रिएट करेगा? वेपर प्रेशर
क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? वेपर प्रेशर। और मैंने आपको बताया था प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर हम लेते हैं वो लेते हैं PA0। क्या लेते हैं? PA0। और PA0 यानी कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से। क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से। तो हमने इसमें क्या किया है, इस कंडीशन पे हमने क्या ऐड कर दिया है? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें ऐड कर दिया है। हमने क्या ऐड कर दिया? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसको हम मान लेते हैं B। इसको हम क्या मानते हैं? B। तो जाहिर सी बात है कि इसके वेपर प्रेशर में क्या आएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? इसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी। तो इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। कितनी कमी आएगी उसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। देखिए मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। और ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। क्या है? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ध्यान देंगे, ये मैंने डाला वेपर प्रेशर और ये रहा टेम्परेचर। ठीक है, ये मेरा टेम्परेचर, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर के लिए और ये टेम्परेचर के लिए है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पे देखें कि कांस्टेंट टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बराबर हो जाए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी कि जितना भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो सपोज कीजिए मैं एक यहाँ पर एक कोई लाइन मान लेता हूँ। यहाँ पर एक लाइन मान लेता हूँ, वो है किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, 1 atm की है। वो किसकी है? वो लाइन है हमारे पास 1 atm की। यानी कि यहाँ पर जो भी लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा जब तक इस लाइन को कट नहीं करेगा, बात को समझे, लाइन बराबर कब होगी? यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं डेफिनेशन में? कांस्टेंट टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें क्या करना है कि हमें लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। यानी कि इतना टेम्परेचर हम देते जाएं जिस टेम्परेचर पर जाकर क्या है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो क्या हो जाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। उस पॉइंट पर पहुंचकर, यानी कि उस टेम्परेचर पहुंचकर वो क्या कहलाएगा? उसके लिए वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है, 0 है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पर। और ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पर। ये मैंने पॉइंट मान लिए हैं जो कि वेपर प्रेशर को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर किसी प्योर सॉल्वेंट का, जो हमने ए लिया है, इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो क्या था? यहाँ पर था, इस पॉइंट पर था। क्या था? इस पॉइंट पर था। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो कि ये धीरे धीरे बढ़ता 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 एक टेम्परेचर ऐसा आया कि जिसने जो है इसको, इस लाइन को कट कर दिया। कौन सी लाइन को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को इसने टच किया या कट किया। जहाँ पर ये कट कर रहा है वही पॉइंट इसके लिए क्या होगा? वो होगा इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? ये होगा इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाइन बना देता हूँ। ये वाली लाइन जो है वो किसको शो करेगी? ये लाइन शो करेगी इसके बॉइलिंग पॉइंट को। अब ये लाइन जो है वो किसका बॉइलिंग पॉइंट है? यहाँ जो मैंने लाइन लिया है, ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये किसके लिए? ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए। बात को समझे स्टूडेंट, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसके लिए? ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए। और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? बॉइलिंग पॉइंट तब आएगा जब इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी कि जब इसकी लाइन जो है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को टच करेगी, कट करेगी, वही जगह क्या हो जाएगी? इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। यानी कि सपोज करो ये इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और इसको मैंने डिनोट कर दिया TB0 से। प्योर है तो मैंने इसको किससे डिनोट किया? यानी कि ये टेम्परेचर क्या है? ये टेम्परेचर इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है? ये टेम्परेचर इसके लिए क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया था कि मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो है एक मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने
ऐड कर दिया था। ये देखिए मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ डार्क वाले नॉन वॉलेटाइल के। अब देखिए हमने ये पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन में, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर, इस पॉइंट पर था। हमने क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया, तो इसका जो वेपर प्रेशर है पहले वाले यानी कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सपोज करो इसी टेम्परेचर पर, इस वाले टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर यहाँ रहा, ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब हम ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर जब कम हो गया है तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए, या कह सकते हैं कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबरी करने के लिए इसको क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट? क्या देना पड़ेगा? इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। किसके लिए? कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो सपोज करो मैंने टेम्परेचर देना चालू किया, बढ़ाते जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा आया कि ये क्या हो गया, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, यानी कि इसने इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को कट कर दिया। तो ये पॉइंट इसके लिए क्या है, ये पॉइंट इसके लिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैंने इसको भी बना लिया, और हमें देख रहे हैं कि ये वाला जो हमें बॉइलिंग पॉइंट मिला है ये किसका मिला है? हमें सॉल्यूशन का मिला है। किसका मिला है? सॉल्यूशन का मिला है। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट? ये मिला है हमें सॉल्यूशन के लिए। तो मैं ये पॉइंट सारे मान लेता हूँ। ये पॉइंट ए से बी पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया डी पॉइंट। क्या हो गया? डी पॉइंट। उसी प्योर सॉल्वेंट के लिए जब हमने सॉल्यूशन बना दिया उसको नॉन वॉलेटाइल ऐड करके, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ाते गए, एक समय ऐसा आया कि इसने एटमॉस्फेरिक लाइन को कट कर दिया, वही पॉइंट इसके लिए क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया टीबी। क्या नाम दे दिया हमने? इसको टीबी नाम दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, बात को समझ रहे हैं? तो अब देखिए कि प्योर में टेम्परेचर यहाँ पर था, और इम्प्योर स्थिति में यानी कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर, सॉल्यूशन बनाने पर, ये टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या आया, यहाँ पर आया, जिसको हमने टीवी माना। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के टेम्परेचर पर में क्या आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये देख रहे हैं, पहले कम था अब बढ़ गया है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा टीबी से। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा टीबी से। यानी कि हम देख रहे हैं पहले कम था बॉइलिंग पॉइंट, अब बढ़ गया है, तो इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, इसको हमने डिनोट कर दिया डेल्टा टीबी से। और डेल्टा टीबी क्या बताएगा आपको? एलिवेशन। क्या बताएगा? एलिवेशन, कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट? अब इन दोनों के बीच में कितना चेंज आया है, बात को समझे, इन दोनों के बीच में कितना चेंज आया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा कि अगर मैं ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो कितना चेंज आया है ये मुझे पता चल जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, वही करते हैं हम। डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा टी बी माइनस टी बी नॉट। किसके बराबर हो जाएगा? टी बी माइनस टी बी नॉट। अब एक चीज़ समझें आप, मैंने यहाँ पर जो चेंज आया है वो किसके कारण आया है? वो चेंज आया है इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर। किसके ऐड करने पर? इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पर। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के। किसके बराबर होगा? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, ठीक है। अब ब्रैकेट में बंद किया है तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शाता है कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। क्या दर्शाता है? सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। स्टूडेंट कभी भी ये ब्रैकेट जहाँ यूज हो रहा है वो हमेशा क्या बताएगा? वो बताएगा कॉन्सेंट्रेशन को। क्या बताएगा? वो बताएगा कॉन्सेंट्रेशन को। और यहाँ पर
कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो टर्म हम लेंगे वो लेंगे मोललिटी। क्या लेंगे? मोललिटी। क्या इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के लिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के लिए टर्म इस्तेमाल करेंगे हम मोललिटी। ठीक है, तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? मोललिटी के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मोललिटी के। ठीक है, और स्टूडेंट मोललिटी के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि मोललिटी क्या होती है। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा भी था कि मोललिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? मोललिटी का, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर जो है ग्राम दे दिया जाता है तो इनटू कर देते हैं 1000 का वहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में तो कोई डाउट होगा ही नहीं स्टूडेंट्स आपको। तो आगे बढ़ते हैं, इसको और ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? मोललिटी के। अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? एक आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो डेल्टा टी बी इक्वल हो जाएगा के बी इंटू एम। के बी इंटू एम, एम यानी कि मोललिटी, और के बी यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है। क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस के बी को क्या कहते हैं? इस के बी को कहते हैं स्टूडेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। कई बुक्स में आपको जो है मिल जाएगा कि के बी जो है उसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। एक और नाम दिया जाता है इसको। क्या दिया जाता है नाम? इसको नाम दिया जाता है मोलल एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या दिया जाता है नाम? मोलल एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। स्पेलिंग है EBUIIOSCOPIC, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो देखिए अलग अलग 3 नामों से इसको हम जानते हैं कि केवी जो है उसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, उसको हम मोलर एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो टीबी जो है, डेल्टा टीबी जो है वो किसके बराबर हो जाता है? के बी इंटू एम। ठीक है स्टूडेंट, बात को समझें। और एम यहाँ पर क्या है? मोललिटी। एम क्या है यहाँ पर? मोललिटी। तो चाहिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं। इस फॉर्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो डेल्टा टीबी जो है वो बराबर हो जाता है के बी इंटू मोललिटी वाले फॉर्मूले से। तो मोललिटी का फॉर्मूला क्या? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर ग्राम में है तो 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। क्या हो गया? इनटू डब्ल्यू बी। बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो इस फॉर्मूले को समझ लीजिए कि डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी इंटू एम। लास्ट में हमने ड्राइव किया था डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो यहाँ पर हमने मोलरिटी का फॉर्मूला रख दिया। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट इन सॉल्वेंट। पर केजी वेट इन सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, और अब डिसॉल्व इन पर केजी वेट इन सॉल्वेंट। तो पर केजी वेट के लिए क्या? मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 का, मल्टीप्लाई कर दिया इनटू सॉल्वेंट के लिए हमने, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर जो है आप WA लिखें क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला बन गया आपके लिए क्या? डेल्टा टीबी का।
ठीक है। और केबी के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेज ये आपको न्यूमेरिकल में दिया ही गया होगा, और अगर नहीं दिया गया होगा तो मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरीके से आप केबी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला बना डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कई बार क्वेश्चन में वो आपसे पूछ देता है कि आपको मोलर मास निकालना होगा, किसका, सॉल्यूट का। क्या निकालना होगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अब अगर हमें मोलर मास निकालने के लिए कह दिया जाता है तो क्या निकाल सकते हैं हम, ठीक है, देखेंगे। टू फाइंड आउट मोलर मास, देखिए मोलर मास के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान देंगे। तो मोलर मास के लिए फॉर्मूला बनेगा, जाके आपके पास इसको ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी बी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए, तो ये चला जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या हो गया, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। ठीक है, हमें क्या निकालना था, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करना है हमें। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास किसके लिए, मोलर मास निकालने के लिए, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एम बी जो है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और के बी जो है वो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो कि मोस्टली आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और डब्ल्यू बी क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और इंटू 1000 किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपका किस में दिया गया है, ग्राम में दिया गया होगा। अगर आप 1000 का इंटू कर रहे हैं तो मतलब क्या है, वो सॉल्यूट हमें किस में दिया गया होगा, ग्राम में दिया गया होगा। ठीक है, और डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और डेल्टा टी बी आप जानते हैं चेंज इन टेम्परेचर होता है। क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया फॉर्मूला। देखिए एक मेथड और है इसी फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए, क्या है, एक मेथड और है इसी फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। तो देखिए उस मेथड को भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देंगे। वो भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है उसमें भी। आपको क्या करना है कि हम जानते हैं क्या, कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ क्या कहता था, राउल्ट लॉ ये कहता था कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसके बढ़ने पर क्या बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रेशर को अगर हम देंगे, प्रेशर को हम देंगे तो भी किसके ऊपर इफेक्ट होगा, वो अफेक्ट करेगा किसके ऊपर, वो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर पर ही असर करेगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन पर फर्क पड़ता है दोनों के बढ़ने या घटने पर। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के। किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा पी के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। किसके, मोल फ्रैक्शन। अब मैं जानता हूं कि क्या, कि जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं वो किसके मोल फ्रैक्शन है, वो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट के। किसके मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट के। तो मैं यहाँ पर एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एक्स बी इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो जब डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स पी के, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा टी बी भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्स बी के हो जाएगा। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मान लेता हूँ यहाँ पर मैं,
ठीक है, और इंटू एक्स बी, ठीक है। एक्स बी यानी कि क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि एन बी। बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि एन बी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या, उसमें दो चीज़ें घुरी होंगी, तो ए होगा और एक बी होगा। तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये स्टूडेंट बात को समझे, क्या फॉर्मूला बना, डेल्टा टी बी इक्वल टू के एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को समझे। अब मोल्स वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हमें निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और फिर से अपॉन एन था, तो एन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, वही वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, प्लस में था एन बी भी था। ठीक है, तो एन बी क्या बन जाएगा आपके पास, एन बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, सॉरी एन ए का यहाँ पर एन ए यानी कि मास ऑफ ये सॉल्यूट के सॉल्वेंट के लिए और दूसरा सॉल्यूट के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया पूरा। ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो टोटल मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या, मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी, सभी मैंने फॉर्मूले में ड्राइव कर लिए। अब एक चीज़ समझे स्टूडेंट, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जानते हैं कि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था, उसमें कुछ अमाउंट में हमने क्या घोला था, हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट घोला था। तो जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कम होंगे, और अगर हम ये मानते हैं कि जो सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो सॉल्वेंट के मोल से बहुत ज़्यादा कम है, क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स बी के हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं बी के बहुत ज़्यादा कम है ए से, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि मोल्स ऑफ बी मे बी नेग्लेक्टेड, मोल्स ऑफ बी मे बी नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ बी को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टेड इन डिनोमिनेटर। मैं लिख भी देता हूँ इन डिनोमिनेटर। ये एक दूसरी ट्रिक है उसी फॉर्मूले को दोबारा से बनाने की, इसको भी समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये भी। तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा आपके पास, अब डेल्टा टी बी ऊपर वाला तो वही रहेगा के और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, और हमने ये देखा कि मोल्स ऑफ बी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं इस बी वाले को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, बी वाले को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसको समझिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और फॉर्मूला मैं ड्राइव कर लेता हूँ, इसी को थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के। अब ये जो था मेरे पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, बात को समझे स्टूडेंट, इसको मैंने किस में बना दिया, क्योंकि ये मोल्स का फॉर्मूला था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ बी। बात को समझ रहे हैं, मोल्स ऑफ बी अपॉन में डब्ल्यू ए था, अब उसके भी अपॉन में क्या था, एम ए था, तो ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बराबर किसके होंगे, मोल्स ऑफ बी के। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मोल्स ऑफ बी में। ठीक है, और अपॉन डब्ल्यू ए, ये अपॉन में फिर था, तो ये आ जाएगा किस में, ऊपर उठ के मल्टीप्लाई में उठ के आ जाएगा। ठीक है, अब समझे थोड़ा सा और इसमें समझे क्या है, अगर मैंने माना इफ़ डब्ल्यू ए इज मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट,
और इसको मैं किस में मान रहा हूँ, केजी में। इफ़ डब्ल्यू इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किस में माना मैंने, केजी में माना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, NB अपॉन WA किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू मोललिटी। किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू मोललिटी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर लिया है, मैंने इसको किस में ले लिया है, केजी में ले लिया, तो इसलिए किसके बराबर हो जाएगा, मोललिटी के। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास जाके डेल्टा TB इक्वल टू K इंटू MA इंटू M। क्या हो जाएगा, K इंटू MA इंटू M, यानी कि मोललिटी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, MA क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि सॉल्वेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है। तो सब कुछ जो है डेल्टा TB किस पर डिपेंड हो जाएगी, फिर मोललिटी पे। किस पर डिपेंड हो जाएगी, मोललिटी पे। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वेयर K and MA आर कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का वो क्या आ जाएगा, कि MA इज रिप्लेस्ड बाई दूसरा एक कांस्टेंट है। जब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, एक और कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आर कांस्टेंट, देन these are replaced by another constant। किसके द्वारा कर दिया हमने, तो डेल्टा TB बराबर हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, KB इंटू M। तो यहाँ पर मैंने जो दूसरा कांस्टेंट लिया है वो क्या लिया है, KB ले लिया है। क्या ले लिया है, KB। इसी को हम क्या कहेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो एक ये ट्रिक है उसको सॉल्व करने की फॉर्मूले को, और एक ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप दोनों में से किसी से भी इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था, सपोज कीजिए कि अगर आपके पास KB की वैल्यू नहीं दी है। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट KB की वैल्यू जरूर दी जाएगी, लेकिन अगर नहीं दी गई है, अगर ये नहीं दी गई है तो हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, तो समझिए। तो वहाँ पर आपके फॉर्मूला यूज करेंगे, KB इक्वल टू MARTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा वेपराइजेशन H, यानी कि एंथैल्पी है यहाँ पर ये, इंटू 1000। वहाँ आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर KB नहीं दी जाती, ये बहुत ही रेयर केस होगा स्टूडेंट जब आपको KB नहीं दी जाएगी, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MA जो है वो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। बात को समझ लीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि आपको दिया ही जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप पढ़ ही चुके हैं क्लास 11 में, 8.314 होती है आपकी। ठीक है, और TB क्या है यहाँ पर, TB वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चाहो तो आप यहाँ पर नॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और डेल्टा वेपराइजेशन H जो है वो एंथैल्पी है। क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपको दी जाएगी क्वेश्चन में जब आपको केवी निकालने के लिए कहा जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले हमारे सारे स्टूडेंट हो चुके हैं। केवी का भी फॉर्मूला हो चुका है हमारे पास, और डेल्टा टीबी का भी फॉर्मूला हो चुका है, और अगर हमें मोलर मास निकालना है तो उसका ही फॉर्मूला हमारे पास हो चुका है, एम बी इक्वल टू के वी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। तो ये क्या था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या था ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए इससे एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है डिसोल्यूशन
10 ग्राम ऑफ नॉन volatile solute in 100 gram of benzene raises its boiling point by 1 डिग्री। कितना रेज कर देता है वो? 1 डिग्री। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोस्टली आपके पास इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और जो केबी है बेंजीन का वो दे रखा है, केबी ऑफ बेंजीन 2.53 km इनवर्स, ये दे रखा है केवी की वैल्यू। अब समझे स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखा है? सॉल्यूशन करते हैं इसका। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास दे रखा है, और मास ऑफ सॉल्यूट को हमेशा मैं बी मानता हूं तो मैंने बी लिख दिया है। मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 10 ग्राम। क्या दे रखा है? 10 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हमेशा मैं ए मानता हूं, तो वो कितना दे रखा है आपके पास? ध्यान दें, वो दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड था 10 ग्राम, वो किस में डिजॉल्व है? वो 100 ग्राम सॉल्वेंट में है। ये दे रखा है आपके पास 100 ग्राम, ठीक है। अब आपको निकालना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो देख कह रहा है कि बेंजीन रेजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाई 1 डिग्री, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज आ रहा है? वो आ रहा है 1 डिग्री, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हमने किससे डिनोट किया था? वो डिनोट किया था डेल्टा टीबी। कितना दे रखा है आपके पास? वो दे रखा है 1 डिग्री। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मैंने आपको बताया था एम बी इक्वल टू क्या था? के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन WA इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा TB। 1000 क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ सारी वैल्यू ग्राम में दे रखी है। बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट? अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। जब हम इसको रखेंगे तो हम ये पाएंगे, तो यहाँ देखिए KB की वैल्यू कितनी रखी है? 2.53। चलिए रख देते हैं 2.53। WB की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? वो दे रखी है 10। देखिए ध्यान से, इंटू 10 इंटू 1000 अपॉन क्या हो गया? अपॉन में WA की वैल्यू कितनी? 100 ग्राम इंटू डेल्टा TB कितना? 1 डिग्री। जब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 253। क्या आंसर आएगा? ग्राम पर मोल। क्या आएगा? 253 ग्राम पर मोल। आप इसको सॉल्व करके देखें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 253 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया आपके पास मोलर मास इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। स्टूडेंट टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स उसमें समझाऊंगा, सभी फॉर्मूले के द्वारा। जितने भी फॉर्मूले हम इसमें चैप्टर में पढ़े हुए हैं मैं उन सभी फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं।